नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय के फॉर्म रिजेक्ट को लेकर जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको देने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त का भी जो ये कन्फ्यूजन झारखंड सचिवालय का फॉर्म रिजेक्ट को लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या है कि रिसेंटली जेईई का जब रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ तो उसमें अलग अलग रीजन से लगभग लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद लगातार उस लिस्ट को देखने के बाद झारखंड सचिवालय में जितने भी लोग फॉर्म को डाले हुए हैं, अब उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी भारी संख्या में फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है। इससे रिलेटेड पिछले 2 दिनों में बहुत सारे कॉल आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, अलग अलग रीजन के जरिए आप लोग बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो खुद को संतुष्ट करने का प्रयास किए हैं कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो आइए डिटेल में हम सब कुछ एक एक करके समझा देते हैं कि किनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और अगर रिजेक्ट होगा तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, या फिर किनका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल फंसा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा जो क्वारीज आए हुए हैं वो टाइप्स ऑफ वैकेंसी को लेकर कि सर हमने रेगुलर भरा है या हमने बैकलॉग भरा है या फिर हमने बोथ भरा है। सबसे ज़्यादा तो वैसे कैंडिडेट परेशान हैं जिन्होंने बोथ को भरा है। अब देखिए, बोथ अगर आपने भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कैसे, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, समझिए। देखिए, अगर वैकेंसी टाइप में देखा जाए तो 2 तरह का टाइप था। एक था रेगुलर आपका, है ना, और दूसरा था बैकलॉग। टोटल बैकलॉग में अगर देखा जाए तो 8 सीटें थी, और रेगुलर में लगभग 2018 या 2019 सीटें थी। टोटल दोनों मिलाकर के 2025 सीटों पे झारखंड सचिवालय की नियुक्ति होनी है। अब देखिए, जो दोनों सीट के लिए फाइट कर रहे थे उनको भरना था बोथ, लेकिन बोथ के लिए सबको एलिजिबल नहीं थे। याद रखेंगे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, फिर से मैं आप सबको रिपीट कर देता हूं। देखिए, बैकलॉग वैकेंसी किनके लिए था और रेगुलर वैकेंसी किनके लिए था, या बोथ कौन कौन भर सकते थे, है ना। अगर इस चीज को आपने प्रॉपर ढंग से भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए, बैकलॉग वैकेंसी हम लोग वैसे वैकेंसी को कहते हैं कि पिछले एग्जाम में जो सीटें खाली बच जाती है, जो किसी कारणवश नहीं भरा जा पाता है, उसको बैकलॉग सीट के जरिए निकाला जाता है। क्योंकि अगर उसको रेगुलर में ऐड कर दिया जाएगा तो आरक्षण के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ सीटें जनरल में जोड़नी पड़ती है। इसलिए बैकलॉग का मतलब जो प्रीवियस जब झारखंड सचिवालय का एग्जाम हुआ होगा उसमें कुछ सीटें बच गई, लगभग 8 सीटें बच गई, और अलग अलग कैटेगरी में सीटों की संख्या अलग अलग बची थी। तो जिस कैटेगरी के लिए सीट बचा हुआ था, बस उसी कैटेगरी के लिए बैकलॉग पे जो बैकलॉग का वैकेंसी है वो लाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल बैकलॉग में एसटी के लिए 4 सीट थे, और BC 1 के लिए 1 सीट, और वही BC 2 के लिए 3 सीट। तो देखिए, एसटी वाले बैकलॉग के लिए एलिजिबल है, BC 1 वाले बैकलॉग के लिए एलिजिबल है, और BC 2 वाले बैकलॉग के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं, या फिर EWS से है, या फिर SC से है, तो देखिए ये तीनों का क्या सीट है बैकलॉग में, ये तीनों का सीट नहीं है। अब बताइए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, या EWS से बिलोंग करते हैं, या SC से बिलोंग करते हैं, और अगर आपने बोथ को भर दिया है, मतलब आप दोनों सीट के लिए फाइट करना चाह रहे हैं, रेगुलर के लिए भी और बैकलॉग के लिए। जबकि ना तो जनरल के लिए सीट है बैकलॉग में, और ना ही EWS के लिए है, ना ही SC के लिए है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, देखिए दोनों तरह के कंडीशन लागू होते हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तब आप 60% में फाइट करेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब रिजर्वेशन। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं और ST से हैं, या BC 1 से हैं, या BC 2 से हैं, और अगर आपने बोथ को भर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ST के लिए 4 सीटें हैं, और BC 1 के लिए 1 सीट है, और BC 2 के लिए 3 सीट है। मतलब इस कैटेगरी के लोग बैकलॉग में फाइट कर सकते हैं। अब किसका नहीं है, तो जनरल के लिए नहीं है, EWS के लिए नहीं है, और SC के लिए नहीं है। अभी फिलहाल हम सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले लोगों के लिए भी बताएंगे, लेकिन झारखंड के लोगों के लिए। तो झारखंड में ये तीनों कैटेगरी वाले लोग जो है दोनों में अप्लाई कर सकते थे, मतलब बोथ में अप्लाई कर सकते थे। अगर आपने बोथ को अप्लाई किया है तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आपने रेगुलर में अप्लाई किया तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और अगर आपने सिर्फ बैकलॉग में अप्लाई किया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं
और जनरल ईडब्ल्यूएस से या फिर एससी से बिलोंग करते हैं और बैकलॉग में आपका सीट है ही नहीं, तो भाई अगर आपने बोथ भर दिया है तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसका भी समाधान है, लास्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली झारखंड वालों के लिए था, क्योंकि आप सभी को पता है 60-40 ये चल रहा है। अब 40% में भाई कौन आएंगे, तो 40% में जनरल का सीट है, ये जनरली फाइट करेंगे 12 स्टेट वाले। तो अब आइए अदर स्टेट वाले के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब बताइए अदर स्टेट वाले के पास बैकलॉग में कोई मौका है क्या? नहीं है, क्योंकि जो भी सीटें बची हुई है एसटी, BC1, BC2, ये भाई सिर्फ झारखंडियों के लिए बचा हुआ है जो झारखंड के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये जो झारखंड सचिवालय का जो विज्ञापन आया हुआ है उसमें आप किस में फाइट करेंगे? 40% में फाइट करेंगे, मतलब जनरल सीट से फाइट करेंगे। और जनरल का कहीं पे बैकलॉग में किसी तरह का कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अगर जनरल अदर स्टेट वाले अगर आपने बोथ को भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने रेगुलर को भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने बोथ भरा है या बैकलॉग भरा है सिर्फ, तो ये दोनों केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आपने रेगुलर को भरा है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी या बोथ ऑप्शन उसके लिए था जिसके लिए सीट खाली पड़ा हुआ है बैकलॉग में। क्योंकि अगर वो चाहे, देखिए ध्यान से समझिए, दो चीजें हैं, रेगुलर और बैकलॉग। अगर हम चाहें तो रेगुलर में भी अप्लाई कर सकते हैं, बैकलॉग में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो, अगर इस कैटेगरी में है तो। और अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है रेगुलर छोड़ करके, बैकलॉग में हमारे पास सीट ही नहीं है, तो बताइए बोथ का ऑप्शन कहां से आएगा? नहीं आएगा। इस केस में ऐसे स्टूडेंट्स का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये तो खैर था जो रेगुलर, बैकलॉग या बोथ को लेकर के जो कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा था वो। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र से हैं, झारखंड से हैं, तो अगर आप SC, BC1 और BC2 से है और अगर आपने बोथ को भर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं आप जनरल, EWS या SC से है और अगर बोथ को आपने भर दिया है, बोथ में फाइट कर दिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड कि अगर आप झारखंड से बाहर वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, तो अदर स्टेट वाले को जनरल में फाइट करना था। अब जनरल में फाइट करना था तो जनरल के लिए बैकलॉग सीट था ही नहीं, तो अगर वैसे केस में आपने अगर बोथ को सेलेक्ट किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। अब देखिए इसका भी सॉल्यूशन है, क्या क्या सॉल्यूशन है वो समझिए। लेकिन इसके अलावा मैं आप सबको एक चीज और समझा देता हूं। इसके अलावा ये रेगुलर, बोथ या बैकलॉग के अलावा और कहां कहां फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है, तो अगर आपने कंप्लीट ही नहीं किया है तो दोस्तों आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, क्योंकि वैसे ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, वैसे ही फॉर्म को रखा जाएगा जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पेमेंट भी हो चुका है, आपका फोटो सिग्नेचर प्रॉपर अपलोडेड है, सारे डिटेल को अगर आपने अच्छे से भरा है। हाँ, छोटी छोटी एरर जो रह गया होता है, देखिए जैसे होता क्या है कि आप फॉर्म भरने के टाइम में सपोज कि एड्रेस में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, है ना, या फिर एकेडमिक डिटेल में आपने कुछ ऐसी गलती कर दिया और स्पेलिंग में थोड़ा बहुत एरर हो गया, तो आपको उसके लिए करेक्शन के लिए मौका देता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका करेक्शन में भी गलती हो गया है और वो गलती रह गया। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट करेगा भाई? आपका गाँव, आपका मोहल्ला, आपका पंचायत का क्या सही ये स्पेलिंग है, उसको क्या पता है? जो तुम्हारे स्पेलिंग के हिसाब से वो फॉर्म को रिजेक्ट करेगा। ऐसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप डीवी कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे तुरंत हटा दिया जाएगा, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर स्पेलिंग वगैरह में एरर है। जैसे एकेडमिक डिटेल में स्कूल का नाम गलत डला गया, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या एड्रेस में कुछ, या फिर अदर चीजें में कुछ, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब जो एडिट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कंपलसरी था। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना था कि सर मेल में भी कुछ गलतियां हो गई है, कुछ स्पेलिंग एरर हो गया है, या फिर मेल हम दूसरे का डाल दिए हैं, या फिर मोबाइल नंबर अभी हमारा बंद हो गया। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, इससे कोई बड़ा इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मेल और मोबाइल नंबर इसलिए लिया जाता है ताकि आप उससे जुड़े रहें। किसी भी तरह का नोटिस अगर JSSC को सचिवालय से संबंध में भेजना रहेगा, जैसे एग्जाम डेट अचानक एक्सटेंड करना पड़ा, या फिर एग्जाम डेट को
तय करना पड़ा। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाते हैं मेल के जरिए या फिर फ़ोन नंबर के जरिए, या फिर आप फॉर्म को कंप्लीट किए हुए हैं वो सारा डेटा आपके पास, वो सारा मैसेज या मेल किस में आएगा, आपका मेल में जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत डाला है तो वो नहीं जा पाएगा। जेएसएससी तो भेज देगा लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो स्पेलिंग एरर किए हैं एड्रेस में, एकेडमिक डिटेल में, हाँ स्टेट मेंशन वाले को नहीं कहा जा सकता है कि जिन्होंने स्टेट मेंशन नहीं किया है तो उनका नहीं कहा जा सकता है कि हो सकता है वैसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर कोई अल्टरनेट उपाय निकाल करके आपको एक और मौका दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए वहां पे कॉलम में अगर देखा जाए तो स्टेट मेंशन करना मैंडेटरी था, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आल्सो मेंशन स्टेट करके। अगर फिर भी आपने स्टेट को मेंशन नहीं किया है तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर ये इस आधार पे रेगुलर, बैकलॉग या बोथ के आधार पे बात करें तो दोस्तों ऐसे में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया है कि उनको पता नहीं था कि बैकलॉग या रेगुलर क्या होता है और उन्होंने दोनों में फाइट कर दिया, है ना। अब दोनों में फाइट कर दिया एलिजिबल नहीं होने के बावजूद भी। तो अगर वैसे स्टूडेंट का फॉर्म को अगर रिजेक्ट करना शुरू किया जेएसएससी ने तो लगभग 30% एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब सोचिए अगर 10 लाख वैकेंसी, सॉरी 10 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं तो 10 लाख में अगर 30% फॉर्म रिजेक्ट होगा मतलब 3 लाख फॉर्म रिजेक्ट होगा। नहीं होगा 3 लाख, 2 लाख होगा, 1 लाख होगा। अब 1 लाख स्टूडेंट अगर सपोज की परीक्षा से वंचित होंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है जेएसएससी ऑफिस में जाकर के अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो जेएसएससी ऑफिस हो सकता है इसके लिए कोई अल्टरनेट उपाय ढूंढ दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, हालांकि जो अभी जानकारी मिल रहा है कि अगर आपने बोथ को डाल दिया है और अगर आप एलिजिबल नहीं है बैकलॉग में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर रिजेक्ट हो भी जाता है तो आपको एक मौका दिया जाएगा। यहाँ ऐसे चीज़ों में हालांकि जेएसएससी मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस संबंध में कुछ ना कुछ नोटिस जारी करेगी और मौका देने की संभावना एकदम पूर्ण है कि आपको मौका मिल सकता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा मेंटली अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आपका पढ़ाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी के समय में क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है तो अभी के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो जिस स्पीड से तैयारी कर रहे हैं उस स्पीड को मेंटेन करके रखना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आप अपने आप को कंफ्यूज कर दिया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए किनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है इसकी संभावना मैंने बता दिया, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अगर आपने भर दिया है तो ऐसे लाखों कैंडिडेट हैं। आप सोचिए लाखों कैंडिडेट जो 2015 से, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2015 से भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो सोचिए इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक छोटी सी गलती के कारण अगर उन्हें एग्जाम में बैठने ना दिया जाए तो वो तो अपने हिसाब से कोशिश करेंगे। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है तो आप भी जेएसएससी ऑफिस में रिटेन जाकर के एप्लीकेशन दें या फिर मेल करें, ताकि जेएसएससी ऑफिस में जितने बड़ी संख्या में कंप्लेंट पहुंचेगा ना तो वो देखे होंगे अभी आपने रिसेंटली कि जब करेक्शन का बारी आया था तो करेक्शन होने के बावजूद भी जब बहुत सारी गलतियां रह गई थी और जब रिटेन लोगों ने जाकर के वहां पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताया तो उन्होंने फिर से साइट को रीओपन कर दिया जो नए फॉर्म भर सकते हैं और फिर से करेक्शन का डेट दिया। तो जेएसएससी आपके साथ है, ऐसा नहीं है। बस आप अपनी प्रॉब्लम को जाकर के उनको बताइए, ऑफिस में जाकर के कंसल्ट कीजिए, अब मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी नहीं, रिजेक्शन लिस्ट पहले आने दीजिए, मरने से पहले भूत नहीं बनना है। मैं ये बता रहा हूँ कि संभावना ऐसे लोगों का हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी आपके पास मौका रहता है। रिजेक्शन लिस्ट क्यों जारी करता है? इसीलिए तो जारी करता है ना। तो अगर भारी संख्या में लोग अगर पहुंच जाएंगे या बहुत सारे भारी संख्या में लोग अगर वंचित हो जाएंगे तो फिर जेएसएससी जो है वो स्पेशली सचिवालय के एग्जाम को लेकर के कुछ ना कुछ उपाय तो निकालेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगा। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है और अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वैसे लोगों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट इनसे वंचित हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी कंफ्यूजन था हम आपको समझा पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, जो भी आपके मन में शक है, जहां पे भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता दें। कोशिश करेंगे कि जिस तरह के क्वेरीज सबसे ज़्यादा आएंगे कमेंट में, आगे वाले वीडियो उसी पे आधारित होगा, ठीक है। वही सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। रह गया सवाल एग्जाम डेट को लेकर के, तो एग्जाम डेट अभी आप जो दिया गया वही मान के चलिए, उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। आगे अगर किसी तरह की कोई सूचना होगी बढ़ने की तो उसकी जानकारी हम आप लोग को जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।